आप सबको नमस्कार। कल हम लोगों ने स्कर्वी पर चिकित्सा के बारे में जाना था। आज खल्ली और अबबाहुक रोग पे चर्चा करेंगे। परेश मन्या जी सबसे पहले उपस्थित हुए हैं। मनदीप कुमार जी आ गए हैं। रेखा वर्मा जी, मनोरंजन साहू जी, प्रशांत शशानी जी, परेश मन्या जी, विनय मित्तल जी, सोनल पटेल, वंदना पाठक जी, राजश्री जी, सुनील रातौरी जी, प्रकाश सिंह जी, उषा तवानी, ये सब चिकित्सक बिल्कुल समय से उपस्थित हो गए हैं। आइए पहले कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। डॉक्टर सविता साजन, इनका प्रश्न है, वातिक हृदय रोग में हृतशून्य भाव द्रव शोष भेद स्तंभ समूह पौनाद विशेषाः। तो उन्होंने द्रवत्व का क्या मतलब होता है, द्रवत्व को हम कैसे समझ सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। जैसा मैंने बताया, यह वातिक हृदय रोग का एक लक्षण है, हृतशून्य भाव द्रव शोष भेद। यहाँ द्रवत्व का मतलब आचार्य चक्रपाणि ने स्पंदन लिया है। स्पंदन, कंपन होना। जैसे कि जलोदर रोग में आपने पढ़ा होगा, यथा धृति क्षुभ्यते कंपते शब्दायते चापि दकोदरम च तत् यथा धृति। फुग्गे में पानी भर दीजिए और फिर उसको टैप करिए तो जिस प्रकार स्पंदन होगा, उसी प्रकार के स्पंदन हृदय प्रदेश में, इसको हम पाल्पिटेशन कह सकते हैं। इंक्रीज्ड पाल्पिटेशन, धड़कन का बढ़ जाना, इस अर्थ में द्रवत्व भाव को हम ले सकते हैं। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी ने, उनका एक पेशेंट है, 65 ईयर्स है, मेल है, हीमोग्लोबिन, हाइपरटेंशन है, उसको हाई बीपी है, डायबिटीज़ भी है, मेडिसिन कंटिन्यू है। वर्तमान में उसका 140/90 बीपी है। ऐसी अवस्था में क्या औषधि देवें? तो उन्हें अपने ट्रीटमेंट से मेंटेन किया हुआ है। चूँकि डायबिटीज़ भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गुड़माड़ घनवटी और मामज्जक घनवटी, गुड़माड़ और मामज्जक, ये दो गोली दिन में 2 बार दें। हाइपरटेंशन के लिए गोक्षुर चूर्ण, शंखपुष्पी चूर्ण और सर्पगंधा। शंखपुष्पी चूर्ण 100 ग्राम, 50 ग्राम गोक्षुर और 25 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण। इसकी आधा चम्मच दिन में पेशेंट को 2 बार देवें। इससे ये दोनों रोग कंट्रोल रहेंगे। और पेशेंट की काउंसलिंग करके एक बार इनका विरेचन करा दीजिए। तो विरेचन कराने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही कंट्रोल होगी। शिरोधारा यदि पेशेंट कराना चाहे तो शिरोधारा करा दीजिए, इससे पेशेंट को शांति मिलेगी, ब्लड प्रेशर में भी आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर आशीष बागदी, उन्होंने कफ पित्त शूल के बारे में जानना चाहा है। कायदे से कफज लक्षण है तो गौरवता होगी, भारीपन हृदय में, सिर में लगेगा। और पित्तज है तो दाह युक्त वेदना होनी चाहिए, ये लक्षण मिलना चाहिए। पर शिराशूल के शिरोरोग के जो भेद हैं, उसमें कफ पित्त का उल्लेख नहीं है। 5 प्रकार का शिराशूल आचार्य चरक ने बताया है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। सुश्रुत ने 2 प्रकार और इसमें ऐड किए हैं, क्षतज और क्षयज। फिर आचार्य चरक ने 23वें अध्याय में 4 शिराशूलों का और वर्णन किया है। उसमें शंखक, अर्धावभेदक, सूर्यावर्त और अनंतवात, इन भेदों में
कहीं पर भी कफ पित्त सराशूल का उल्लेख नहीं किया है। उसका कारण यह हो सकता है कि कफनाशक हम ट्रीटमेंट देंगे उष्ण औषधियों से तो पित्त बढ़ जाएगा, अब पित्तनाशक औषधियाँ देंगे शीतवीर की तो कफ बढ़ जाएगा। इसलिए संभवतः भेदों में इनका उल्लेख नहीं है। भ्रषार्थ स्फूर्ति ही वाताद पित्ताद सदाद कफात गुरु स्यात सर्वस्त्र रोजम कृमिभिस्तो कंडु दौर्गंधम तोदा अरित्युतम सराश्यात। इस प्रकार के भेद चरक ने बताए हैं। वहाँ कफ पित्त सराशूल का उल्लेख नहीं है। लेकिन यदि ऐसे लक्षण मिलते हैं सराशूल में तो सावधानी पूर्वक चिकित्सा ऐसे में करना चाहिए। इसके लिए सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, श्राहशूल बज्जणी रस 250 मिलीग्राम और सुंठी चूर्ण 2.5 ग्राम, ये पुड़िया बना करके एक पुड़िया सुबह और शाम को दोनों टाइम दीजिए। इसके अलावा यदि पित्त के लक्षण ज़्यादा हो तो उसमें प्रवाल पिष्टी या मुक्त पिष्टी ऐड कर दीजिए। कफ के लक्षण ज़्यादा हो तो त्रिकट चूर्ण, सुंठी चूर्ण, पिपली चूर्ण इनको ऐड कर दीजिए। ऐसा पेशेंट को देख करके आप ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए जो समान चिकित्सा है वो है विरेचन। विरेचन से तो पित्त का नाश होता ही है, लेकिन कफ के लिए भी वो अश्रेष्ठ नहीं है, अर्थात कफज रोगों में भी विरेचन लाभ करता है। विरेचन करने के पश्चात फिर शिलासूर बजड़ी रस, सूत शेखर रस जो मैंने बताया वो देंगे तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर रंजीता गुप्ता, इन्होंने सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में जानना चाहा है। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ द मेंसेस। ये जो है नेचुरल चेंजेस जो शरीर में होते हैं उनके कारण ये सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। इट कैन ऑकर ड्यू टू नेचुरल चेंजेस इन द बॉडी सच एज प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपाज, ये सामान्य कारण है। ये these are the very common causes of the secondary amenorrhea. But it is not harmful. It can be treated. 3 महीने तक जब एमसी ना आए तो इसको सेकेंडरी एमेनोरिया कह सकते हैं। कई बार जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो टैबलेट्स ली जाती हैं उनके कारण भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। कई रोगों के कारण भी हो जाता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में जो है एमेनोरिया प्राप्त होता है। तो जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त हो वैसी चिकित्सा आप करें। और मेरी तो सलाह रहेगी कि संशोधन कराएं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं है। आप संशोधन कराएंगे तो प्रत्येक अंग अपने आप अच्छे कार्य करने लगते हैं। तो आप निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट में जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो आप संशोधन कराएं। वमन, विरेचन और वस्ती के रूप में आप लेखन वस्ती का प्रयोग या शोथर वस्ती का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर लीलाधर साहू, इन्होंने एक प्रश्न किया है, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG यदि बढ़ा हो तो क्या करें? इम्यूनोग्लोबुलिन IgG बढ़ा हो तो क्या करें? IgG is most common type of antibody found in the blood circulation. ये ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। इसका जब लेवल हाई हो जाता है तब लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की उत्पत्ति होती है, जैसे HIV, मल्टीपल मायलोमा, लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
तो आईजीजी बढ़ जाए तो ये रोग होने की संभावना पेशेंट में रहती है। तो डायरेक्ट आईजीजी का बढ़ा हुआ है उसका तो ट्रीटमेंट पंचकर्म के द्वारा ही संभव है, लेकिन जो डिसीज पैदा होती हैं, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन जैसे HIV, मल्टीपल मायोलोमा, लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो इन रोगी की यदि चिकित्सा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आईजीजी भी कम होगा। मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप संशोधन करा दें, वमन, विरेचन और वस्ती, नस्य भी इसमें कराएं, क्योंकि जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसमें संशोधन कराएं, लेकिन बहुत तीक्ष्ण संशोधन न कराएं यदि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस है तो इसमें वमन और विरेचन बहुत लाभ करेगा। अगर वमन के लिए पेशेंट तैयार न हो तो विरेचन ही करा दें, उससे भी काफ़ी रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके बाद फिर भूमि आंवला, रोहित का अरिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद, आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार। HIV है तो आप पंचकर्म करें, पंचकर्म के पश्चात फिर आप औषधियाँ देवें व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए। आमल की रसायन, आमलक आदि चूर्ण, ब्राह्मी रसायन, च्यवनप्राश, ऐसी औषधियों का सेवन करना चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, सर्वांग धारा, पृच्छिल धारा, सष्टिकशाली श्वेद, ये सब आपको इसमें करना पड़ेगा। साथ में औषधियों में वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं आप शहद के साथ देंगे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। इसके रिजल्ट तत्काल नहीं मिलते हैं, आपको लगभग 3 से 4 महीना दवाई देनी पड़ेगी, तब ऐसे रोग ठीक होते। जैसे मल्टीपल मायोलोमा, ये भी एक असाध्य व्याधि है, लेकिन संशोधन करने से निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संशोधन के बाद फिर लक्षणानुसार औषधि का योग तैयार करें और उसको देवें। डॉक्टर सुकुमार जोशी, उन्होंने चिंच लवण बस्ती के बारे में पूछा है। चिंच लवण बस्ती, मेरे अध्ययन काल में ये बस्ती मेरे समझ में नहीं आई, कहाँ का रेफरेंस है, अगर पूर्ण विवरण आप देंगे तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। आपने लिखा चिंच लवण बस्ती। अब चिंच जो है इमली को भी कहते हैं, जैसे वैतरणी बस्ती है, वैतरणी बस्ती में चिंचा, गुड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा डिटेल लिखेंगे तो शायद मैं आपको उत्तर दे सकूँ। डॉक्टर कमलेश तिवारी जी, इन्होंने एलर्जी की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। वास्तव में एलर्जी आजकल एक बहुत प्रमुख व्याधि है, या यूँ कहें जब हमको समझ में नहीं आता है तो हम एलर्जिक प्रॉब्लम कह देते हैं। मुख्य प्रॉब्लम एलर्जी की एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक अस्थमा और स्किन से संबंधित एलर्जी, ये मुख्य रूप से पेशेंट में पाई जाती है। अब एलर्जी में निश्चित रूप से आपका व्याधि क्षमत्व तो कम होता है। कभी किसी व्यक्ति को यदि एसी में बैठाल दिया जाए तो तत्काल उसको जुकाम हो जाता है, और कई लोग दिन भर बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। इसके माने उस व्यक्ति में व्याधि क्षमत्व तो कम है। तो संशोधन कराने के पश्चात फिर रसायन औषधियों का प्रयोग करें। संशोधन में वमन, आभ्यंतर स्नेहपान, स्वेदन, वमन, वमन के 15वें दिन विरेचन, और विरेचन के बाद फिर वस्ती। वस्ती इसमें रसायन वस्ती, ब्राह्मण वस्ती, युक्त रथ वस्ती, इनका प्रयोग आप करना चाहिए। इसमें व्याधि क्षमत्व भी बढ़ता है पेशेंट का और रोग भी ठीक होता है। अब यदि रेनाइटिस हो रहा हो तो ऐसी अवस्था में गिलोय चूर्ण और हरित की चूर्ण बराबर मात्रा में पीस लें। 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ, गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। एलर्जिक रेनाइटिस के बारे में मैं कह रहा हूँ। रस औषधियों में स्वर्ण बसंत मालती रस
60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम और त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। दिन में 2 या 3 मात्रा ब्राह्मी होले च्यवनप्राश के साथ या मेनॉल माल्ट चरक का आता है उसके साथ रोगी को सेवन करें। इससे व्याधि क्षमत्व भी बढ़ता है और रोगी भी ठीक होता है। टैबलेट में एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट आती है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। उसका प्रयोग 2-2 गोली सुबह शाम आप कर सकते हैं। अगर एलर्जिक रेनाइटिस के साथ साथ बाद में एलर्जिक अस्थमा हो गया है, स्टमक ब्रोंकियल अस्थमा, तो अस्थमा का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तमक श्वास का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो आपको यहाँ करना चाहिए। आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर शंकरी है। आक्तम लवण और नमक से वक्ष प्रदेश में अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के पश्चात नाड़ी श्वेद या पत्रपिंड श्वेद करें। इससे कफ जो चिपका हुआ रहता है स्रोतों में वो दूर होता है और रोगी को आराम मिलता है। हिक्का श्वासार्जितम स्निग्धि आदौ शोधि उपाचरित आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर शंकरी है। तैरस गृथिता श्लेष्मा स्रोता स्वभिविलीते खानी मार्दो मादितो वातानुलोमता। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको अपनाना है। तो सबसे पहले आप वमन कराएं। त्रिउष्णाद घृत या त्रिफला घृत या वासा घृत, इनसे अभ्यंतर स्नेहपान कराएं, वमन कराएं। वमन के बाद फिर विरेचन कराएं और फिर नस्यकर्म। नस्यकर्म रेनाइटिस के लिए भी और ब्रोंकियल अस्थमा के लिए भी लाभप्रद है। नस्यकर्म के लिए पिपली, अपामार्ग, इन 2 औषधियों को बारीक चूर्ण कर लें। 2 चम्मच निकाल के इसमें थोड़ा पानी डाल के भिगो के रख दें। प्रातःकाल मसल के छान लें और इसका अवपीड़न नसपेशन में देना है 6 से 8 बूंद। और स्नेह नस्य के रूप में अणुतैल 4-4 बूंद दिन में एक ही बार डालना है, लेकिन 2 दिन स्नेह नस्य, प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। ऐसा क्रम 21 दिन तक चलावें। दोनों के लिए ये उपयोगी है। पहले जब आप अभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं तो पंचकोल काढ़े का सेवन जरूर कराएं 2 दिन, जिससे कफ नष्ट हो जाए, अनुबंध जो कफ और पित्त का है वो खत्म हो जाए, वायु की अपनी गति होने लगे, निरामावस्था प्राप्त हो, तब अभ्यंतर स्नेहपान आपको प्रारंभ करना चाहिए। तो ये एलर्जी का ट्रीटमेंट है। अगर तमक श्वास हो गया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, तब श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, कफ केतु रस 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार ये पुड़ियाँ देवें। अगर कफ का निष्कासन ना हो रहा हो तो सीतोपलादी चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार शहद के साथ चटाएं। और यदि कफ अधिक मात्रा में निकल रहा हो तो तालिस आदि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ चटाएं। ऐसे ही बटियों में यदि कफ निकल रहा हो तो लौंगादि बटी चूसने के लिए बोलें, बेवसादी बटी चूसने के लिए बोलें। और यदि कफ नहीं निकल रहा है, कफ निकालने के लिए प्रयोग करना है, तो एलाद बटी या खदिरादि बटी चूसने के लिए देना चाहिए। तो इस तरीके से संशोधन के पश्चात रोगानुसार आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो एलर्जी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। आशा है आपको सेटिस्फाइड हो गए होंगे आप। भारती देशपांडे, उन्होंने प्रश्न किया है, यूरिन टेस्ट है उनका, रिपोर्ट है उनके पास, पस सेल 15 से 18 है, इपिथेलियल सेल 8 to 10 है, ऑकल्ट ब्लड भी है यूरिन एग्जामिनेशन में, और हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 1 महीने पहले ये ठीक हो गए हैं। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो ये निश्चित है, यूरिनरी इन्फेक्शन तो है ही, क्योंकि पस सेल 15 से 18 है, ऑकल्ट ब्लड आ रहा है, इसके माने इंटरनल ब्लीडिंग है कहीं ना कहीं।
इस बात को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि कोविड हुआ है तो इसको भी ध्यान में रख के करना चाहिए। कई बार कोविड ट्रीटमेंट होने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम मिलते रहते हैं। ऐसी अवस्था में चंद्रप्रभा बटी 2 गोली दिन में 2 बार, आरोग्यवर्धिनी 2 गोली सुबह शाम को, और सौंफ का पानी 1 लीटर में करीब 50 ग्राम सौंफ डाल करके एक बार बॉईल कर लें, सरत फांट अब छान के इसी का सेवन रोगी में कराएं। इससे जो इन्फेक्शन है यूरिन का वो निश्चित रूप से आराम होगा। इसके अलावा यदि ऑकल्ट ब्लड आ रहा है, इसके माने कहीं ना कहीं स्टमक से या इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है, इसके लिए शतावरी चूर्ण 100 ग्राम, मुलहटी चूर्ण 100 ग्राम और 20 ग्राम मंडूर भस्म, ये तीनों को मिला लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दीजिए। इससे यदि अल्सर भी होगा या कोई जिसकी वजह से ब्लीडिंग आ रही है, वो निश्चित रूप से इससे कम हो सकता है। तो ये ट्रीटमेंट करें और कोविड के लिए भी कोशिश करें। कोविड के लिए निश्चित रूप से अश्वगंधा घनबटी, गिलोय घनबटी और तुलसी घनबटी, ये 1-1 गोली दिन में 2 बार इसमें सेवन कराएं। इसके अलावा काढ़े का भी प्रयोग करें। काढ़े में गिलोय, मुलहठी, दालचीनी, हल्दी आदि का यौकुट करके और इसका काढ़ा भी सेवन कराएं, ताकि कोविड पुनः पेशेंट को आक्रांत ना कर सके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, एक पेशेंट के बारे में उन्होंने मेरे से चर्चा की। 18 साल का एक नौजवान है। वो कभी जब उसको गुस्सा आता है तो उन्माद जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, मारता है, कूटता है, नाराज होता है, चिल्लाता है। और ऐसी अवस्था में यदि उसके हाथ में रिमोट आदि लग जाए तो रिमोट का जो पिछला भाग है वो भी उसको खा जाता है और गुस्से में उसको कंट्रोल नहीं होता है। जब वो नॉर्मल हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अभी इसको उन्माद तो हम नहीं कह सकते हैं। मदेंत उद्गता दोषाः यस्माद् उन्मार्गम आश्रिताः मनसो एम तो व्याधि उन्माद इति कृता। उन्माद एक स्थायी व्याधि है। वो हमेशा उसका बुद्धि विभ्रम रहता है, हमेशा दोषानुसार उसके लक्षण मिलते हैं। लेकिन वाकई अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये निश्चित है लास्ट में उन्माद जैसे लक्षण मिलने के कारण उन्माद रोग जैसा, साइकोसिस जैसे लक्षण मिल सकते हैं, सिजोफ्रेनिया के लक्षण मिल सकते हैं। ऐसे पेशेंट में सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। उसकी हिस्ट्री लीजिए, समझिए उसको। सबसे पहले तो काउंसलिंग करिए ताकि वो पेशेंट आपकी बात माने, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी की बात मानता नहीं है। तो यह आपका प्रभाव होना चाहिए कि आपकी बात माने। निदान पता लगाएं कि किस वजह से उसको गुस्सा आता है। और निश्चित रूप से इसमें पित्त और वायु की वृद्धि है, रज दोष भी इसमें अनुबंध रूप में है। तो इसको दोख करके चिकित्सा करना चाहिए। ऐसी अवस्था में पेशेंट को शोधन कराएं। अच्छा होगा कि विरेचन करा दें। अब ये विरेचन के लिए अभ्यंतर स्नेहपान करना पड़ेगा। तो जब तक पेशेंट आपके प्रभाव में नहीं आएगा तब तक वो औषधि नहीं लेगा। सबसे पहले आपको तो अपने प्रभाव में उसको लाना है। आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा लें। साथ ही साथ सूत शेखर रस, प्रवाल पुष्टि, सूत शेखर रस 125, प्रवाल पुष्टि 250 मिलीग्राम, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम और उन्माद गज के रस 250 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना करके दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को देवें। निद्रा यदि कम आ रही हो तो जटामांसादिक्वाथ का सेवन कराएं। ये मानसिक रोगों के लिए भी ठीक है, मेंटल को शांति प्रदान करता है।
इसमें अश्वगंधा, खुरासानी अजवाइन और जटामांसी इसका काढ़ा पिलाएं। ये ना हो तो मेध रसायन काढ़ा, उसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलेठी, इनका काढ़ा बना करके रोगी को पिलाएं। निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा ब्राह्मी बटी, शंखपुष्पी घनवटी 2-2 गोली दिन में 2 बार पिलाएं। शिरा तर्पण, शिरा तर्पण में अभ्यंग करा सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो अभ्यंग ही कराएं, उसको अच्छा लगेगा तो आप पिचू धारण करा सकते हैं, अन्यथा शिरोधारा की यदि व्यवस्था है आपकी तो शिरोधारा कराएं। ये सब प्रक्रिया करने से निश्चित रूप से रोगी में आराम होगा। नस्य के रूप में आप इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद सुबह शाम पेशेंट में दोनों नासा में डालें। इसमें शोधन नस्य भी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ब्रह्मण नस्य ही देना है। उसके लिए आप, मैंने बताया, अणु तैल है, इंद्रिय वर्धक तैल है या ब्राह्मी तैल का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये तो हुई जो हमारे सामने प्रश्न आए थे उसका उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। अभी हम कुछ रोग आपको जो उल्लेखित किए हैं, जैसे स्कर्वी आदि, ये माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जन्य व्याधियों के बारे में चर्चा की थी। 1-2 रोग और बचे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूँ कई चिकित्सकों की मांग भी है कि जो डक्टिलस ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, उनके बारे में भी चर्चा हो जाए, क्योंकि हमारे अध्ययन काल में हो सकता है कि हमने ये न पढ़ा हो, तो उसके बारे में चर्चा हो। तो आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि शरीर को 2 तरीके से चीज़ नियंत्रित करती है, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके हार्मोन्स, इनके द्वारा बहुत सारी शरीर की क्रियाएं होती हैं। तो इनके बारे में जानना और ट्रीटमेंट के बारे में जानना भी आवश्यक है। आपका क्या राय है, आप बताइएगा। तो एक दिन के अंतर से अभी हमारा क्रम चल रहा है, एक दिन आयुर्वेद डिसीज लेते हैं और एक दिन ये जो आधुनिक कह सकते हैं या एलोपैथी के जो डिसीजेज हैं वो लेते हैं। आप अपना सजेशन जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर उषा तभानी, बड़े सजग चिकित्सक हैं, डायग्नोस इनका बहुत परफेक्ट है। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, जो बहुत ही स्मार्ट और अपने कर्म के प्रति बहुत लगाव, सजग। राजेंद्र कुंद्रा जी, भारत ठोक जी, डॉक्टर गौरव जी, डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह यादव, विकेश महाजन, डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर रंजीत गुप्ता, आरोग्य आयुर्वेद, सोनल पटेल, आशुतोष कुमार पटना से हैं आप, सुकुमार जोशी, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर योगिता चौधरी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर प्रशांत ससाने, डॉक्टर ज्योतिबाला डामोर, इनसे भी हमारी टेलीफोन पर चर्चा होती रहती है पेशेंट के बारे में। बहुत ही लगनशील और पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं। भावना पंडित, वैद्य आरबी प्रजापति, स्वाति त्यागी, सलोनी गुप्ता, परेश मन्या, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, काफ़ी दिन बाद आप आए हैं कार्यक्रम में, KN गंगवार, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर योगेश जी, योगेश महाजन जी, मुडुक्कल वासु जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर मनीष खरे, डॉक्टर माधव मिश्रा, डॉक्टर बलविंद्र सिंह, अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर संदीप वर्मा, डॉक्टर नेहा साहू, डॉक्टर रंजीत गुप्ता, हरजीत सिंह जी, ये सब चिकित्सक निरंतर जुड़े हैं। कुछ नए चिकित्सक भी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप उपस्थित होते रहें। अब आइए, आज हम 2 रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। बड़े छोटे छोटे वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। पहला है अबबाहुक और दूसरा है खल्ली। अबबाहु को कई विद्वान फ्रोजन शोल्डर जॉइंट बोलते हैं और कई लोग पैरालिसिस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस,
ये दो डिसीज अववाह के रूप में मानते हैं कई लोग। आप जानते हैं आज का ज़माना कंप्यूटर का, टैब्स का ज़माना है। लगातार बैठने से, लगातार काम करने से हाथों के द्वारा ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें अववाहुक फ्रोजन शोल्डर ज्वाइंट एक प्रमुख है। अब बड़ा तकलीफ देता है, हाथों में झुंझुनाहट, अंश प्रदेश में अधिक वेदना, पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। और चूँकि अपने काम से वो पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा अभी आपसे करेंगे। अववाहुक बहुत ही कष्टदायक वातव्याधि है। जैसा मैंने बताया, इसे पैरालिसिस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस भी कह सकते हैं। निरंतर बैठकर कंप्यूटर आदि में व्यस्त रहना, कार्य करने से यह रोग उत्पन्न होता है। और साथ साथ में यदि मूवमेंट शरीर का नहीं लोग करते हैं, सूर्य नमस्कार या आसन प्राणायाम नहीं करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से ये रोग होता है। ख़ास तौर से 50 साल के ऊपर जो रोगी, जो व्यक्ति हमेशा लेटे लेटे टीवी देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, घूमने नहीं जाते, कंधों को घुमाते नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये रोग ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा वात प्रकोपक आहार, वायु को प्रकोप करने वाले आहार का अधिक सेवन, गर्दन पर या शोल्डर ज्वाइंट में आघात लग जाना, किसी कारण चोट लग जाना, डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर, कई बार जो है शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाता है और फिर बाद में चिकित्सक के पास जाकर के उसको बैठालना पड़ता है, उससे भी बड़ी तकलीफ होती है। क्लेविकल का भग्न हो जाना, फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, उस प्रदेश में कहीं अर्बुद हो गया हो गर्दन के आसपास या शोल्डर ज्वाइंट के आसपास, तो भी ये तकलीफ हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सस में आघात हो जाए तो भी ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। और इन्फ्लेमेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट, किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मूवमेंट बाधित हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट को या व्यक्ति को हमेशा शोल्डर मूवमेंट करते रहना चाहिए हमेशा। इसके लक्षण हैं अंश संधि, जिसको शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं, उनकी शिराओं में संकोच, हस्त की जो हाथ की चेष्टाएं हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, हाथ उठाने में असमर्थ हो जाता है, काम करने में असमर्थ हो जाता है। बाहु प्रदेश में शोष एवं वेदना, मूवमेंट करने में बहुत वेदना होती है, हाथ को ऊपर नहीं उठा सकता है। अंश शूल स्मृतो वायु शिरः संकोच तत्रगाः बाहु प्रस्पंदित हरम जन्यत अवबाहुकम, ये अष्टांग हृदय निदान स्थान 15 का श्लोक है। यही लक्षण मैंने आपको अभी बताए। तो इस तरीके से अवबाहु की उत्पत्ति होती है। अब आइए अवबाहु की चिकित्सा। अवबाहो हितम नस्यम स्नेहोत्तर भक्तिकाः, यह अष्टांग हृदय ने कहा है कि नस्य कर्म कराना चाहिए और स्नेह पान कराने के बाद भोजन कराना चाहिए। इससे रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होता है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नस्य कर्म, स्नेहपान, स्नेहोपरांत भोजन और अभ्यंग और स्वेदन। लेकिन अब प्रोसीड कैसे करेंगे, नस्य कैसे कराएंगे? तो इसमें नस्य के रूप में अवपीड़न नस्य का प्रयोग कराना चाहिए। अवपीड़न के लिए पिपली और अपामार्ग और वचा, 3 औषधियाँ, पिपली, अपामार्ग, वचा, इनका बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लीजिए। और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, 2 चम्मच निकाल के थोड़ा पानी मिला के कल्क बना के रख दीजिए 1 दिन पहले, और जिस दिन नस्य देना हो उसको मसल के छान लीजिए। 6 से 8 बूंद की मात्रा अवपीड़न की होती है, लेकिन क्रम वही रहेगा। 2 दिन स्नेह नस्य, वचा तेल से कराइए स्नेह नस्य 4-4 बूंद 2 दिन, और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। ऐसा पेशेंट को 21 दिन का कोर्स कराना चाहिए। इससे तत्काल रोगी को आराम प्राप्त होता है। अब यदि चूंकि ये वातव्याधि है तो यहाँ मृदु शोधन भी कराया जा सकता है।
मृदु विरेचन, वमन तो नहीं कराना है लेकिन मृदु विरेचन करा सकते हैं। तो पंचतिक्त घृत या त्रिफला घृत का अभ्यंतर स्नेहपान करके स्वेदन कराएं। स्वेदन के बाद फिर आप विरेचन करा दें। अभ्यंग स्वेदन निरंतर चलते रहना चाहिए। दशमूल तैल से पत्रपिंड स्वेद, पत्रपिंड स्वेद इसमें ज़्यादा लाभकारी होता है। पत्रपिंड स्वेद में अर्क, अड़ूसा, निर्गुंडी और सहीजन, इनके पत्तों को लेकर के और विधिवत, जैसा मैंने कई बार बताया है कैसे पकाना है, सहचर तेल से पत्रपिंड स्वेद करें। 15 दिन पत्रपिंड स्वेद करें और 15 दिन षष्टिकशाली स्वेद करें। षष्टिकशाली स्वेद भी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। 60 दिन में पैदा होने वाला चावल, जिसको साली चावल कहते हैं, उसको बलामूल, अश्वगंधा, शतावरी का काढ़ा बनाते हैं। और जितना काढ़ा, जैसे 400 ml काढ़ा बनाए तो 400 ml दूध, 100 ml शेष बचा लीजिए। 700 ml में लगभग 50 से 100 ग्राम साली चावल पका दीजिए। पका के अच्छी तरह 2 पोटली बना लीजिए और जो आपने 100 ml बचाया है उसमें भिगो करके उसको गर्म करिए धीमी आंच में। उसमें डुबो करके पूरे शरीर में मालिश करना। पूरे शरीर में ना करें तो कम से कम स्कंध प्रदेश और हस्त, इन दोनों में जरूर करना चाहिए। इससे भी रोगी को बहुत आराम होता है। और जैसा मैंने बताया, विबंध होने पर मृदु विरेचन कराएं। मृदु विरेचन के लिए एरन तैल लगभग 30 ml, गोदुग्ध 50 ml, दोनों को मिला करके खाली पेट में प्रातःकाल दे दें एक बार, प्रतिदिन 7 दिन तक देवें। इससे भी तत्काल रोगी को आराम प्राप्त होता है। इसमें वस्ती भी लाभप्रद होगी क्योंकि वातव व्याधि है। निरोह वस्ती के लिए त्रिफला, विडंग और गिलोय, त्रिफला, विडंग और गिलोय 50-50 ग्राम ले लीजिए। काढ़ा बना लीजिए 300 ml और इसमें यवक्षार 10 ग्राम, सैंधवादी तैल 50 ml, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, काशीस 250 मिलीग्राम, ये सब मिला के विधिवत बस्ती दीजिए। ये निरूह बस्ती है। और अनुवासन के रूप में सैंधवादी तैल का प्रयोग करें 30 ml भोजन के बाद। थोड़ा सुकोष्ठ कर लें। ये कालबस्ती क्रम में योग बस्ती, कालबस्ती और कर्म बस्ती। योग बस्ती 8 का होता है और काल बस्ती 16 बस्तियों की और कर्म बस्ती 30 बस्तियों की। तो कम से कम 15 बस्तियों का प्रयोग जरूर कराएं। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम मिलता है। रस औषधियों में आम वातारी रस 125 मिलीग्राम, अग्नितुंडी बटी एक बटी दीजिए 500 मिलीग्राम की, मल्ल सिंदूर 60 मिलीग्राम। इन तीनों को मिलाकर के शहद के साथ चटाएं। दूसरा एक रस योग है रसराज रस 60 मिलीग्राम, अग्नितुंडी बटी 500 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। यह ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट 20 ml पानी भोजन के बाद, महारासनादि के बाद 20 ml पानी भोजन के बाद, सिंहनाद गुग्गुलू का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। उपनाह की चिकित्सा भी इसमें लाभप्रद होती है। औषधि युक्त कृष्णा का निर्माण करके उपनाह करें। इससे भी पेशेंट को बहुत ही आराम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से अववाहुक रोग में लाभ प्राप्त होगा। अब आइए खल्ली रोग के बारे में। खल्ली रोग को क्रैम्स, स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द मसल्स, इससे तुलना की जा सकती है। वायु का प्रकोप इसमें भी होता है। अपने अपने निदान करने से, निदान के सेवन से वायु का प्रकोप, और यह वायु पैर, जंघा, उरु एवं हाथ के मूल
स्थान अर्थात एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और थाई रीजन और रिस्ट ज्वाइंट, इनमें प्रभावित कर मर्दन करने वक्त कोई मर्दन कर रहा है ऐसे वेदना होती है। इसको हम स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द मसल्स भी कह सकते हैं। खल्ले तो पाद जंघा उरु कर मूलाव मोटनी, ऐसा चरक चिकित्सा स्थान 28 में कहा गया है कि पाद जंघा उरु कर के मूल स्थान में मर्दन ऐंठन जैसी वेदना होती है, इसलिए इसको हम स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द मसल्स कह सकते हैं, क्रैम्प्स कह सकते हैं। अधिक श्रम करने से और विषम मात्रा से यात्रा करने पर, विषम क्रियाएं करना, व्यायाम का अतियोग, इनके कारण खल्ली रोग उत्पन्न हो सकता है। चिकित्सा लगभग अबाहु के समान, लेकिन विशेष रूप से इसमें अभ्यंग और मर्दन, स्वेदन और उपनाह, ये चिकित्सा करनी चाहिए। अभ्यंग के रूप में 10 मूल तेल, फिर सर्वांग वाष्पेत कराएं। पंचकोल चूर्ण से उद्वर्तन से बहुत अच्छा आराम मिलता है। पंचकोल चूर्ण बारीक कर लीजिए, थोड़ा से तेल मिला दीजिए, सहचर तेल मिलाएं या 10 मूल तेल मिला करके उद्वर्तन करें। उद्वर्तन मीन्स ऊर्ध्वगति से अभ्यंग, इसमें स्ट्रैंगुलेशन में तत्काल आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा औषधियों में वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, महायोगराज गुगुलू 1 गोली, एकांग वीर रस 250 मिलीग्राम, दिन में 2-3 मात्रा शहद के साथ चटाना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट 10 मूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट 10 ml, 10 मूलारिष्ट 10 ml, 20 ml पानी भोजन के बाद। अग्नितुंडी का इसमें अच्छा रोल है। अग्नितुंडी आप ऐसे ही अलग से भी दे सकते हैं, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। और इसमें माधु तैलिक बस्ती अच्छी रहेगी, तो माधु तैलिक बस्ती लगाएं। माधु तैले समय स्यातम क्वाथा एरंड मूलजाह पलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्ध सैंधवश्चा फलेन एकेन संयुक्ता खजेन चा बिलोड़ता दया सुकोषणो बीजा माधु तैलिक संगकाः। ये मेरी किताब में विस्तृत रूप से वर्णन है, आप उसको देख करके, हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है, आपको याद भी, मुझे ऐसा लगता है कई चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी। वमन कैसे कराना, विरेचन कैसे कराना, बस्ती कैसे कराना, नस्य कैसे देना, क्योंकि बार बार रोजाना कोई न कोई प्रश्न इससे संबंधित रहता है और उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। इसी तरह आप जुड़ते रहें निरंतर। हम फिर अगले सेशन अर्थात कल फिर 4 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे। कुछ रोग जो कुपोषणजन्य बचे हैं उनको वर्णन करने के बाद यदि आप लोग सलाह देंगे तो फिर डक्टलेक्स ग्लैंड्स के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्याधियां हो जाती हैं और वो हार्मोन के कारण होती हैं, और हम सोचते हैं वातव व्याधि है, वात की चिकित्सा करते हैं, लेकिन संबंधित चिकित्सा हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रख करके मैंने सोचा है। चलिए, आप सबको नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय आयुर्वेद।